स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का टोटल टॉप 5 क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। और आज का जो डेट है वो 8 अप्रैल सन 2023 है। सो एग्ज़ाम बहुत ही पास आ रहे हैं। सो आई होप सो कि आपका रिवीजन भी चल रहा होगा और आपका स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शंस भी एक सही तरीके से आप लोग उसको डील कर रहे होंगे। ठीक है। सो टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से हमारा आज पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में कुपोषण के संदर्भ में स्टंटिंग और वेस्टिंग में क्या अंतर है। ठीक है। सो आई होप सो कि आप स्टंटिंग और वेस्टिंग पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। सो स्टंटिंग और वेस्टिंग एक ही स्थिति है, ए पॉइंट बोल रहा है। बी, स्टंटिंग तीव्र कुपोषण का परिणाम है जबकि वेस्टिंग क्रोनिक कुपोषण का परिणाम है। सी क्या कह रहा है, स्टंटिंग चिरकालिक कुपोषण का परिणाम है जबकि वेस्टिंग तीव्र कुपोषण का परिणाम है। डी क्या कह रहा है, स्टंटिंग और वेस्टिंग आनुवंशिक कारकों का कारण होते हैं और इन्हें रोका या इलाज नहीं किया जा सकता। ठीक है। देखिए, कुपोषण की बात हो रही है तो आंख बंद करके जो ऑप्शन डी है इसको पहले आप गलत करिए। ठीक है, क्योंकि कुपोषण में आनुवंशिकता का तर्क यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है। चलिए, 3 ऑप्शन बचे हैं, उस पर बात करते हैं। स्टंटिंग चिरकालिक कुपोषण का परिणाम है जबकि वेस्टिंग तुप कुपोषण का परिणाम है। ऑप्शन जो यहाँ पे पॉइंट ए है, स्टंटिंग और वेस्टिंग एक ही स्थिति है, सो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में ही पूछ लिया है कि अंतर क्या है। अंतर यानी क्वेश्चन भी बता रहा है कि भैया ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। बी भी, ए भी कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया, बचा बी और सी। ठीक है। ये क्या कह रहा है, बी स्टंटिंग तीव्र कुपोषण का परिणाम है जबकि वेस्टिंग क्रोनिक कुपोषण का परिणाम है। सी क्या कहता है, स्टंटिंग चिरकालिक कुपोषण का परिणाम है जबकि वेस्टिंग तीव्र कुपोषण का परिणाम है। ठीक है। सो जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर है। ठीक है, कि स्टंटिंग चिरकालिक कुपोषण का परिणाम है जबकि वेस्टिंग तीव्र कुपोषण का परिणाम है। वो कैसे, देखिए, स्टंटिंग और वेस्टिंग दो अलग अलग रूप होते हैं जो कि बच्चों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो स्टंटिंग है ये चिरकालिक कुपोषण का परिणाम होता है जहां एक बच्चे को लंबे समय तक पर्याप्त पोषण तत्व नहीं मिलते हैं, जिससे वृद्धि और विकास बाधित हो जाता है। जो दूसरा वेस्टिंग है ना, इसमें तीव्र कुपोषण का परिणाम होता है। यहाँ अपर्याप्त पोषण तत्वों के सेवन से या किसी बीमारी के कारण बच्चे का वजन तेजी से घटता है। ठीक है। सो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा था। ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY। ठीक है। तो ये शॉर्ट की भी आप याद रखिए, स्टेट पीसीएस में मैक्सिमम ऐसे शॉर्ट टर्म दे देते हैं। सो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री एफ फॉर फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। आई होप आपको अब सारा दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको डील करते हैं। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, पॉइंट ए क्या है, इसे फसल बीमा के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था। 2 नंबर क्या कहता है, खरीफ जो कि गर्मी के लिए फसल, गर्मी की फसल होती है, कि मौसम में उगाई जाने वाली सभी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा दे अधिकतम प्रीमियम 2%। रबी जो कि सर्दी का फसल है, के मौसम में उगाई जाने वाले समान फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी नकदी फसल के लिए 5% की बातें कही जा रही हैं। और थर्ड क्या है, कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए फसल बीमा अनिवार्य है। ठीक है। और ऊपर दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही नहीं है। एवरीबॉडी प्लीज़ ये बात माइंड करना कि हम जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने पे तुरंत क्या करते हैं कि हाँ पूछ रहा है कौन सही है, लगा देते हैं। लास्ट में पता, जब हम ओमार शीट भर लेते हैं तो पता चला कि यार ये तो कह रहा था कि कौन गलत है, यानी कौन सही नहीं, यानी कौन सा गलत हमें आंसर बताना था, यहाँ पे हम सही बता दिए। ठीक है। सो इस चीज़ को आपको माइंड करना है। ठीक है। अब आइए इसका एनालिसिस करते हैं। सो आंसर निकल कर सामने आएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। ठीक है। देखिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, ये फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था।
तो जिसको पाके एक नंबर सही हो गया। ठीक है, चलिए एक नंबर हमारा सही हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, जो खरीफ है, खरीफ के लिए गर्मी का समय के मौसम में उगाई जाने वाली जो सभी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा दे अधिकतम 2%, रबी के मौसम के लिए उगाई जाने वाली फसल 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% की बातें कही गई थी। ठीक है, सो जो 2 नंबर है ना, ये भी सही है। ठीक है, देखिए आप सिर्फ इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मत लेना। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रहे हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चंस ये नहीं आया और किसी भी क्वेश्चंस में अगर ये वाला टर्मोलॉजी आ गया कि फसल बीमा योजना का लॉन्चिंग डेट से आ गया संबंधित, या इस सब्सिडी से आ गया, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रहा है। ठीक है, सो 2 नंबर भी सही है। 3 नंबर क्या है, कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए फसल बीमा अनिवार्य है। ठीक है, सो जो 3 नंबर है, ठीक, 3 नंबर का जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। और हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि जो ये कथन 1 2 3 है ना, इनमें से कौन सही नहीं है, यानी हमको फॉल्स आंसर देना है। तो देखिए 1 और 2 सही है। ठीक है, ये नहीं होगा आंसर। 2 और 3 पे चलेंगे। ठीक है, और 1 2 3 पे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सी है ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा कि ऑप्शन सी जो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ के लिए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है, भारतीय इतिहास में भगवान बसवेश्वर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, चलिए पॉइंट देखते हैं। बसवेश्वर जी 12वीं सदी के एक कवि और दार्शनिक संत थे। दूसरा क्या है, इन्हें लिंगायतवाद का संस्थापक माना जाता है। तीसरा क्या कहता है, इन्होंने कल्याणी चालुक्य शासक के दौरान प्रशासन में अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया था। ठीक है, अब आइए इसके एनालिसिस पे और हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। सो बड़ी देखिए, अभी ये क्वेश्चंस क्यों आया अचानक, क्योंकि हमारे जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं श्री अमित शाह, वो कर्नाटक बेंगलुरु के सफ़र पे थे। सो वहाँ पर इन्होंने अनावरण किया है मूर्तियों का। सो इसलिए ये क्वेश्चन चर्चा में आया है। सो आई होप सो कि आप इसको बिल्कुल इम्पॉर्टेंट सेगमेंट मानकर चलिए, क्योंकि ये गृह मंत्री के द्वारा इनिशिएटिव था, उनके द्वारा यह कदम उठाया गया है। सो आई होप सो कि आप इस इम्पोर्टेंस को समझेंगे। देखिए, जो मूर्ति का अनावरण है सब लोग करते हैं, लेकिन जब कोई देश का ऐसा व्यक्ति हो जो कि देश के एक संवैधानिक पद पर बैठा हो और एक उच्च पद हो, तो उनके द्वारा उठाया गया कदम कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट को उन पर नज़र होती है, और जिस भी वो इनिशिएटिव को करते हैं वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है। सो क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट है, तो आई होप सो आप इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। देखिए, जो बासवेश्वर जी कि 12वीं सदी के कवि हैं, ये ऑप्शन, ये जो पॉइंट है ये सही है और दार्शनिक संत थे। ठीक है, तो जो 1 नंबर है वो सही है, इन्हें लिंगायतवाद का संस्थापक माना जाता है। सो 2 नंबर भी सही है। ठीक है, जो 3 नंबर है, इन्होंने कल्याणी चालुक्य शासक के दौरान प्रशासन में अपनी सेवाएं से मना कर दिया था। बिल्कुल भैया ऐसा नहीं है, मना नहीं किया था, इन्होंने सेवा दिया था। तो जो 3 नंबर है वो गलत हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो 3 नंबर है वो जहाँ जहाँ पर है उसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस हो गया, सी क्रॉस हो गया और डी क्रॉस हो गया। सो आंसर हमारा क्या बचा यहाँ पर, बी बचा। सो 1 और 2 राइट आंसर है। सो आप इसको एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हो कि अगर आपको राइट आंसर नहीं भी पता है और उसमें से आपको एक फॉल्स पता चल जा रहा है। अब देखिए, अब ये हालांकि पता तो होगा, लेकिन मान लीजिए 12वीं सदी के कवि थे या दार्शनिक, इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, लिंगायतवाद के संस्थापक थे या नहीं, इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको ये पता है कि कल्याणी चालुक्य शासक के दौरान ये प्रशासन अपने सेवा नहीं दिए थे, तो दिए थे, अगर ये आपको पता है ना, तो जहाँ जहाँ है 3 नंबर उसको क्रॉस करो, जो बचा फिर लास्ट में वही आंसर बचता है आपका।
ठीक है। सो आई होप सो कि आप समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, पत्रकारिता, गणित। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर है ना वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, गणित के लिए इनको एबल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए किसको दिया गया है, तो आपको नाम याद रखना है, लुइस कैफरेली का। मैं नोट कर दे रहा हूँ, लुइस कैफरेली। ठीक है, और 2023 में इनको दिया गया है। अब देखिए ये जो गणित का पुरस्कार गणित में दिया गया है ना, ये गणित का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना कि जो एबल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, किस कारण के लिए दिया गया है? तो ये नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, ओके। और अगर ये पुरस्कार की और बातें जानना चाहें तो ये जो पुरस्कार है हर साल नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि हर साल नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। ओके, प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये एनालिसिस एग्ज़ाम के रिलेवेंट लग रहे होंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चंस 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे प्राचीन पर्ल टाउन खोजा गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है मालदीव, बी है संयुक्त अरब अमीरात, सी है भारत और डी है दक्षिण अफ्रीका। सो ये कहाँ मिला है? तो ये मिला है संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए जो पर्ल टाउन होता क्या है, ठीक है, तो इसको मोतियों वाला नगर कहते हैं। ठीक है, मोतियों वाला नगर कहते हैं। ठीक है, और जो पुरातत्विक डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट है, उनका ये कहना है कि ये 6वीं शताब्दी का मिला है। ठीक है, ये जो 6वीं शताब्दी का है। ठीक है, ओके। सो जगह हमने जान लिया और किस समय से इसका रिलेशंस हमने ये भी देख लिया। ठीक है, और इसी खोज के दौरान ना इस जगह में कुछ ऐसी कलाकृतियाँ मिली हैं जिससे पता चलता है कि यह जगह कभी हजारों लोगों के लिए घर हुआ करता था। ठीक है, और वर्तमान में खोज से ये अंदेशा होता है कि ये जो जगह है अपने समय का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इसको याद रखेंगे। और अगर इसमें कोई आपको लगा कि कोई पॉइंट छूटा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको पूरा करने का फुल कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज़ आप एज ए मोटिवेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।